अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़बर के साथ अली फ़ारूक और रज़वान चौधरी हाजिर हैं। आज हम वफाकी बजट के हवाले से बात करेंगे जो चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पेश किया। और पहला ये मौका है कि इसमें कोई अपोजिशन नज़र ही नहीं आई पार्लियामेंट में, किसी किस्म की ना शोर शराबा, बड़े सुकून से बजट पेश हुआ। जी रज़वान, क्या हाल है? हम ठीक हैं? कैसा बजट रहा है जी? ठीक था। बजट तो एज यूजल जैसा होता है वैसा ही है। बेसिकली क्योंकि अपोजिशन नहीं थी इस दफ़ा, और एक सोचने वाली बात ये है कि पार्लियामेंट से बाहर भी नहीं बोले वो, मतलब उन्होंने किसी किस्म की तनकीद नहीं की। तो इससे यही एक मतलब परसेप्शन यही बन रही है कि ये बजट बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उनको कोई मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ के ऊपर बात करने का, या कोई पॉइंट स्कोरिंग ना सियासी कर सके वो लोग। लेकिन ये है कि बजट कहा जाता है ये आईएमएफ का बनाया गया, पेश किया गया, उसमें आईएमएफ की शराइत और वो सारी मुशावरत शामिल है बजट में। लेकिन जब भी आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो आईएमएफ की मुशावरत हमेशा शामिल होती है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी की, और आने वाले वक्त में महंगाई का सैलाब तो आएगा। वो महंगाई का सैलाब तो आएगा। बिजली की, गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें, ये तीन कमोडिटीज़ हैं जिसमें मुझे लगता है कि होशरुबा इजाफा होगा। असल में जो कंज्यूमर आइटम्स हैं ना, बेसिकली गवर्नमेंट क्या सेल कर रही है, यही कंज्यूम हो रही है ना चीज़ें, तो इसी से वो पैसा कमाएंगे ना। तो उनके पास और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, टैक्सेस उतने इकट्ठे हो नहीं रहे। अब एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जो अभी नए कह रहे हैं कि 25 लाख लोगों को, छोटे कारोबारी जो हैं, दुकानदार हजरात, उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। और इसके अलावा कुछ फिक्स टैक्सेशन का निज़ाम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो भी मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा है कि चलें एटलीस्ट कोई कुछ नहीं देता, एक फिक्स्ड अमाउंट तो देनी शुरू कर देंगे ना लोग। फिक्स टैक्स के हवाले से ये छोटे ताजरों की बड़े पहले अवाम थे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है एफबीआर का बड़ा पेचीदा है। छोटा ताजर हमेशा उससे घबराता है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जाएँ और किस तरीके से टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई जाएँ। और गवर्नमेंट को चाहिए कम अज़ कम इस तरीक़ाकार को आसान बनाए ताकि आम शहरी भी टैक्स नेटवर्क में आसानी से आ सकें। और दूसरा ये इन्होंने इस पर ये ज़राअत पे भी कुछ टैक्सेस, क्या क्या रिफॉर्म्स प्रोग्राम लेकर आए हैं जी इसमें? ज़राअत के ऊपर भी कुछ चीज़ें इन्होंने ईज़ आउट की हैं, और उसके अलावा जो सोलर के ऊपर की हैं वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। लास्ट गवर्नमेंट से भी यही मुतालबा किया जाता रहा कि एटलीस्ट ये जो सोलर एनर्जी है इसको थोड़ा सा इजी करें मुल्क के अंदर, इसकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस कम करें। और टैक्सेस कम कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, इस दफ़ा टैक्सेस उस पर से काफ़ी कम कर दिए इन्होंने, तो उससे फ़ायदा ये होगा। कम तो नहीं होंगी, ज़ाहिर है कि अब जब आपकी रुपए की कदर इतनी चली गई है, डॉलर 200 प्लस पे आ गया है। हाँ, लेकिन वो उसमें ये है कि उस तरह से इजाफा नहीं होगा जिस तरह से देखें ना ऑटोमोबाइल के अंदर गाड़ियों की कीमत, वो जो बिल्कुल 3 डब्बा गाड़ी है वो 14 लाख पे, 15 लाख पे, 16 लाख पे चलेगी, वो दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, गाड़ियों की इंपोर्ट पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? ये क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की गाड़ी को आप अपग्रेड करें, वो 3 डब्बा जो बिक रहा है उसको बेहतर बनाएं, और जो गाड़ियों की इंपोर्ट है उसको ख़त्म करें। कम से कम ज़र मुबादला जो इतना हम खर्च कर रहे हैं गैर ज़रूरी चीज़ों पे, देखें उस पर खत्म होना चाहिए। देखें, गाड़ियों के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो तो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और उसमें जो मेजर शेयर है जो इंपोर्ट हो रही है वो जापान से हो रही है। जापान से भी हो रही है, अब कोरिया से भी। देखें ना आप, नहीं, वो बड़ी कम है अभी। देखें, सुजुकी है, टोयोटा है और होंडा है, इनके इंजन और ये सारी चीज़ें जापान से आ रही हैं। मेजर इंपोर्ट तो आपकी जापान से है, आपके इंजन है, आपके आफ्टर सेल सर्विस जितनी भी दे रहे हैं, पार्ट्स हैं, वो सारे जापान से आ रहे हैं, ठीक है। और आपने जो अपनी गाड़ी तैयार की होंडा की और टोयोटा की, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको आप री एक्सपोर्ट कर सकें, या सॉरी एक्सपोर्ट आगे कर सकें। एक्सपोर्ट करने के लिए तो इन्होंने बनाई नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं आपकी। वो तो एक्सपोर्ट का ही पाकिस्तान का नुकसान है मेरे ख्याल से। ये जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल रही है, देखें आपको एक्सपोर्ट तो है नहीं कोई। गाड़ी आपको बड़ी नज़र आती है रोड के ऊपर, लेकिन उसमें मोस्टली लीजिंग की गाड़ियाँ लोगों के पास हैं। देखने में लगता है कि जी हर बंदे के पास। क्या खसारा है, क्या बजट खसारा, और इस बारे में कुछ हमें बताएं, क्या पोजीशन चल रही है कि जो ये खसारे का बजट है ये किस तरह इस दलदल से निकलेंगे, आईएमएफ के दलदल से,
और ये तो खान साहब की जो रिफॉर्म्स हैं, प्रोग्राम जो IMF के साथ किए गए मैंने उसी को आगे लेकर चल रही हैं। देखें सारा ये हमारी किस तरीके से जान सारा तो बाद में आता है। पहले आप ये देखें, आपका 9,502 अरब का टोटल बजट है, और उसमें से 3,950 अरब तो आपने जो कर्जे और उसका सूद जो देना है वो है। सूद पे भी सूद देना है। सूद पे भी सूद देना, जाहिर है वो जो आपने कर्जे उठाए हुए हैं उनके ऊपर। अच्छा, वैसे उस पर कोई IMF की रिलैक्सेशन नहीं है? नहीं, उस पर सूद की रकम पे होगी वो। सूद की। देखें उन्होंने आपको पैसे दिए और आपको वो पॉलिसी बना के दे रहे हैं कि ये चीज़ों के आप रेट बढ़ाएंगे तो आप इस काबिल होंगे कि हमारे पैसे वापस कर सकेंगे, किस वापस कर सकेंगे, लिहाजा इन चीज़ों के रेट बढ़ाएंगे, और वो बढ़ाने पड़ रहे हैं आपको। और आप एक दफ़ा ये वो नशा है जिस पे आप लग गए तो बड़ी मुश्किल से निकलेंगे इससे बाहर। मुशर्रफ साहब के दौर में तो निकाल लिया था एक दफ़ा उन्होंने, IMF को गुड बाय कह दिया था। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप निकल सकते हैं, लेकिन आप साथ पैरेलल पॉलिसी को बनाते ही नहीं हैं अपनी। देखें आप IMF पे चले गए, आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई नहीं, आपने अपने मुल्क के अंदर जो बिजनेसमैन है उनको ईज आउट किया ही नहीं। एक्सपोर्ट का अरब तो मेरे ख्याल से $35 अरब प्लस पे शायद रखा है इन्होंने इस बार। ठीक है, वो भी बहुत कम है, एक्सपोर्ट का बहुत कम है। देखें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करना है आपने। वो तजारती खसारा ही नहीं खत्म हो रहा है, इनका कैसे बैलेंस करेंगे? देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं ना, 4 प्रोडक्ट वो पाकिस्तान में बना रही हैं, और सेम उसी कैटेगरी की उसी तरह की 4 प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं है कि आप उनसे पूछेंगे जनाब ये जो चीज़ें आप यहाँ पे बना रहे हैं क्या ये सब स्टैंडर्ड है, जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं पैरेलल साथ इसके? वो भी मार्केट में मौजूद है, और एक ही कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट भी हो रही है और यहाँ पे भी बन रही है। कॉस्मेटिक्स भी बहुत सी इन चीज़ों के ऊपर कुछ थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। उन कंपनीज को बुला के उनके साथ मीटिंग्स करें, उनके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं कि अपनी जो इंपोर्ट्स है उनको कम करें जितना कम हो। रज़वान साहब, ये IMF के प्रोग्राम में कब तक हम ऐसे जकड़े रहेंगे? कोई निकलने का रास्ता कोई है कोई आइंदा सालों में, या आपको फिलहाल बंद गली नजर आ रही है? नहीं, कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो इससे बड़ी आसानी से निकल सकती है, लेकिन ये कोई पैरेलल पॉलिसी बनाते नहीं है कभी। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहाँ IMF गया है कि उस मुल्क की इकॉनमी को बड़ा बेहतर किया है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा बेहतर हुआ है। जो लोग निकले हैं IMF से वही ऊपर गए। तो मतलब कहने क्या, IMF से तो ये नहीं हम कह सकते कि कोई मुल्क की किसी मुल्क की मैशियत बड़ी बेहतर कर दी है। हाँ, IMF ने ये ज़रूर किया, अपने पैसों की रिकवरी की है, अपना जो इंटरेस्ट है या सूद है जो भी उसको वसूल ज़रूर किया, और बाकी दुनिया में कहीं भी जहाँ IMF गया है उस मुल्क की इकॉनमी खड़ी नहीं हुई, बैठी रही है। शायद जान छूटने के बाद IMF के सूरत हाल कुछ बेहतर हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कम से कम 1 साल में हम इस दलदल से निकल सकेंगे। 1 साल में तो मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, और अभी वैसे भी इस गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है ज़्यादा। देखें अब ये बजट आने के बाद आगे इनको जो इश्यूज़ पेश आने वाले हैं, उसके बाद ये कितनी देर ये गवर्नमेंट चलती है, अगर तो ये अपना टेन्योर पूरा कर जाती है फिर भी किसी हद तक कोई स्टेबिलिटी आने की गुंजाइश है। अदरवाइज अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है और 2, 3, 4, 5 माह के बाद। साहब ये बताएंगे, CPEC के बारे में बड़ा पहले कहा जाता था कि जब शुरू हुआ कि जी हमारी इकॉनमी के लिए बूस्ट साबित होगा, काफ़ी बेहतर हो सूरत हाल बनेगी, ये कब तक आपके ख्याल से शुरू होगा यार ये प्रोग्राम, ताकि कुछ पैसे यहाँ से भी आने शुरू हों? इसके ऊपर आप एक पूरा प्रोग्राम करें, इस पे बहुत सारे इश्यूज हैं। IMF के ये जब ये स्टार्ट हुआ जिसने अब वैसे कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 2-3 साल? देखिए मुकम्मल तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेजर मुकम्मल हो चुका हुआ है। अब आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना था। आपने 9-10 इंडस्ट्रियल जोन जो बनाने थे वो आपने बनाए नहीं, आपने एक्टिव ही नहीं किए, चलाए नहीं, चलने नहीं दिए आपने। ठीक है, चाइनीज़ आपसे नाराज़ थे, यहाँ तक कि वो आपकी लोकल पार्टनरशिप के साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लोकल लोगों को साथ मिला के उनकी जो कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाने को तैयार है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगती, यहाँ से एक्सपोर्ट होती। अच्छा जी, आप कहीं से कहीं जाते। ये चीज़ बजट के पर वापस आते हैं, प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये CPEC पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इस पे बिल्कुल पूरा ये बताएं कि ये अब बजट आ गया है तो साथ ही इससे पहले
सीमेंट की जो तामीराती जो मटेरियल है, जिसमें सीमेंट, बजरी, रेत, ईंटें वगैरह हैं, उन सब की कीमतों में होशरुबा इजाफा शुरू हो गया है। 1100 रुपये की बोरी मिल रही है तकरीबन। हालांकि ऑफिशियल प्राइस जो डिक्लेयर की है वो मेरे ख्याल से 1030 है या 1010 रुपये की है, लेकिन ये सीमेंट की बोरी पहले तो शॉर्ट है, मार्केट में मिल नहीं रही। अगर कहीं मिल रही है तो ये रेट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह रेत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, सरिया की कीमत भी ऊपर गई है, और दूसरा ये बजरी की कीमत भी, और ईंटों की कीमत भी, जो अव्वल नंबर ईंट है वो 15,000 पे पहुंच गई है। आप मुझे ये बताएं, क्या सूरत हाल बननी है, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है क्या आगे क्या आपके बनेगा। यहाँ सीमेंट के कारखाने बंद हो गए? ये मसनूई किल्लत पैदा की जाती है रेट बढ़ाने के लिए और ब्लैक करने के लिए। और ये तो मेरे ख्याल से ये आइंदा 1-2 महीने में 1400-1500 से यहाँ तक की बोरी हो जानी है। क्या सूरत हाल पूरी बनेगी दुनिया के अंदर बदतरीन क्राइसिस था कोरोना के दरमियान, आपके यहाँ सीमेंट की प्रोडक्शन तब भी कम नहीं हुई थी, तब भी बंद नहीं हुई थी, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। ठीक है, कहने को आपने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की थी, लेकिन इंडिया में धड़ाधड़ सीमेंट जा रहा था आपका। ठीक है, और मेजर आपकी एक्सपोर्ट ही सीमेंट की थी। 2019, 20, 21 की आप एक्सपोर्ट उठा के देखें ना, जो इंडिया के साथ ट्रेड हुई है आपकी, उसमें मेजर आपकी है ही सीमेंट की। सीमेंट की एक्सपोर्ट है। दूसरा ये अब जो बजट का जो नाज़रीन हमें खर्चा नज़र आ रहा है आगे, ये 1 जुलाई के बाद, मतलब ये गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, और ये रोज़मर्रा की ज़रूरत अशिया जिसमें ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा नॉन स्टॉप हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जितना तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये तो 1000 से भी ज़्यादा की ये पैकेट साशे हो जाएगा ऑयल का, 1 लीटर का। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? और ये क्या सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन ही पाकिस्तान के शहरी हैं जिनकी तनख्वाहों में 15% या 10% इजाफा हर साल कर दिया जाता है? हम कुछ आइन समझते हैं, होना चाहिए। तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर वाले मुलाजमीन हैं, जो उजरत देने वाला मजदूर है, उसकी उजरत में कैसे इजाफा होगा, और प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कैसे इजाफा होगा, ये मैकेनिज्म कैसे बनाया जाएगा? ये देखें, यही बातें हैं जो गवर्नमेंट के करने वाली होती हैं। पिछली गवर्नमेंट में भी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, इस गवर्नमेंट में भी कोई काम नहीं है। देखें, महंगाई, आप एक चीज़ 10 रुपये की थी वो 20 रुपये की होगी। ओवरऑल अगर आप देखें, एक नॉर्मल फैमिली जो 6-7-8 हज़ार रुपये की ग्रॉसरी करती थी, वो चली गई 12,000 रुपये, 11,000 रुपये। लेकिन इनकम उनकी बढ़ी नहीं। जिनकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये थी, वो 30-40 हज़ार ही है। फ्यूल का रेट कहीं से कहीं चला गया, उनकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, उनकी ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ गई, यूटिलिटी सारी बढ़ गई, उनके किराए वगैरह बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन यूटिलिटीज बढ़ गई, मतलब हर चीज़ बढ़ गई उनके लिए। लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उनकी इनकम नहीं बढ़ी। यहाँ तक कि जो छोटे कारोबारी लोग हैं, उनके कारोबार बंद हुए, बिल्कुल बंद पड़े हैं लोगों के। नहीं, तो अब ये बजट पे तो अब ये कहा जा रहा है जी बड़ा अच्छा बजट पेश कर दिया है। ये क्या इसमें लगी? बजट तो मेरे ख्याल से एक नाम की डॉक्यूमेंटेशन है जो हर साल पेश की जाती है। तनख्वाहों में तो हर साल इजाफा हो रहा है। ये सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, चाय खुर्दनाश की कीमतों में हर साल इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, ये नॉन स्टॉप है। नहीं, मुझे ये एक बात बताएं, बजट होता क्या? नहीं, मुझे तो अभी खुद बजट समझ नहीं आ रहा। बजट ये होता है कि ये हमने प्राइस क्राइटेरिया सेट कर दिया, ये हमारी टोटल इनकम होगी और ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारे इसमें लॉसेज हैं, इनको हमने जितना मिनिमाइज करना है वो। लेकिन आपके यहाँ कभी स्टेबिलिटी आती नहीं है, प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव पूरा साल रहता है। ये कि मैं उतरती तो है ही नहीं, चढ़ती रहती है। चीज़ मैं ज़रूर काटूंगा। 2500 अरब के करीब पावर सेक्टर का ये गर्दिशी कर रहे हैं। 1400 अरब के पावर सेक्टर ये है बिजली के, 2500 अरब के करीब है। और इसी तरह 1400 अरब के करीब गैस का ये तवानाई के जो है गर्दिशी कर्जे हैं। ये इन गर्दिशी कर्जों ने तो गर्दिश में डाल दिया है। देखें, कैसे निकलेंगे ये पावर सेक्टर की 1300 अरब की तो रिकवरीज पड़ी हुई हैं, अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं। क्यों वो केसेस ख़त्म नहीं हो रहे? या तो उनको राइट ऑफ कर दें या फिर उनसे रिकवरी करवाएं। क्या एक छोटे गरीब आदमी से जिसके घर में 4 चीज़ें चलती हैं, उन्हीं के ऊपर ही सारा वही डालना है? वो जो अरबों खा के बैठे हुए हैं और जो अदालतों से स्टे लेके बैठे हुए हैं और अदालतों में केस चल रहे हैं, उनकी तरफ इतनी रिकवरीज हैं, वो क्यों नहीं हो रही? अच्छा, कोई आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है कि कुछ हम अपने कुछ भाइयों को, साथियों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको कोई दिखाएं, कोई उम्मीद की किरण के तहत क्या सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है?
ये अगर गवर्नमेंट अपना टेनोर पूरा करती है, ये मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं। देखें इस साल में तो ना फ्यूल की प्राइस नीचे आनी, ना गैस की प्राइस नीचे आनी, ना इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस नीचे आनी, ऊपर जाने के खदशात हैं काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ऊपर तो जाएंगे, ठीक है, मैं तो और नीचों की बात कर रही, कोई उम्मीद नहीं है इसका नहीं, मतलब नीचे आने की इस साल में तो बिल्कुल कोई उम्मीद ये फाइनेंशियल बल्कि ये ईयर, पूरा साल कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है बड़े चैलेंजिंग है, बहुत क्राइसिस challenging में है, आप समझते हैं इसको। बिल्कुल। और इसमें तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या सूरत हाल जाएगी। घरों की तामीरात की कॉस्ट तकरीबन ऑलमोस्ट 2020 के बाद डबल हो गई है। ऐसे ही है। 2020 में जो सीमेंट की बोरी 480 रुपये में मिलती थी, वो आज 1100 पे है तकरीबन। ये देख लें सूरत हाल कितने मुख्तसर मुद्दत में ये चीज़ कीमतें बढ़ी हैं। और इसी तरह कुकिंग ऑयल की कीमतें जो 200, 220, 30 रुपये का एक कुकिंग ऑयल का लीटर था, तो वो अब 500-600 पे पहुंच चुका है। और मसलसल इसमें रोज़ाना की बिनादों में रिजवान साहब कीमतों में इजाफा हो रहा है। नहीं, आप सिर्फ कुकिंग ऑयल को देख रहे हैं ना, मैं फिर बाकी चीज़ों में भी हर देख रहा हूँ। चीज़ मैं के तो अंदर सिर्फ ये कुकिंग ऑयल और ये चीज़ें, ये क्योंकि गरीब के घर भी ये कुकिंग ऑयल चलना है, अमीर के घर भी चलना है, तो बराह रास्त तो इससे गरीब मुतासिर होंगे। वो गरीब तो ये कहते हैं कि हम बिजली का बिल दें, घर का किराया दें, बच्चों के स्कूल की फीस दें, हम करें तो करें क्या। देखें, एक छोटा सा घर जिसमें एक फ्रिज, एक पानी वाली मोटर, 2-3 पंखे और चंद एक लाइट चल रही हैं जिस घर के अंदर, उसका बिल भी 8,000, 7,000, 8,000 से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो और अभी और बढ़ जाएगा। हम तो इसमें दुआई कर सकते हैं कि जी अल्लाह ताला मुल्क के हालात बेहतर करे, और कोई मौजा हो कि मुल्क की सूरत हाल, माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए। कम अज़ कम आइंदा सालों में तो IMF के प्रोग्राम से निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है। और अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए रिजवान चौधरी और अली फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।